हाय देयर, मैं हूँ एमा और मैं हूँ लॉस एंजलिस से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे पेरेंट्स हमेशा काम करते थे तो बचपन में मैं उनसे ज्यादा मिली नहीं। मेरी बेबी सिटर को भी मुझ में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। सारा टाइम वो टीवी देखती रहती और टीवी पे अजीब से रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स देखती रहती थी और मैं अपने घंटों बिताती थी सिर्फ फैशन मैगजीन्स पढ़ते हुए। मेरा सपना था कि एक दिन मैं अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन खोलूं और ये इतनी सक्सेसफुल होगी कि मेरे माँ बाप को दोबारा कभी काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी और वो अपना सारा टाइम मेरे साथ बिताएंगे। जब मैं 16 साल की हुई तो मॉम डैड ने मुझे सिटी के बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलाया और मुझे चीजें खरीदने के लिए शॉपिंग ले गए और मुझे पसंद आ गया एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइनर हैंडबैग। मॉम, क्या ये खरीद सकते हैं प्लीज? एमा, ये $3000 का है। हमारे पास इतने पैसे नहीं। तुम्हारे स्कूल की फीस बहुत महंगी है। सच में? आप लोग इतना काम करते हो, मुझे लगा हम अमीर होंगे। मॉम ने मुझे अजीब सा लुक दिया और हम चले गए, लेकिन वो बैग मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा मैं खुद कमाकर उसे खरीदूंगी। मैंने लेमनेड स्टैंड खोले, लॉन की घास काटी और बहुत सारे अमीर लोगों के कुत्तों को भी घुमाया, भले ही कुत्ता कितना भी बड़ा हो। रुको बॉय, इतनी जल्दी नहीं। मेरे पास इतना पैसा हो गया कि टर्म शुरू होने के पहले मैंने बैग ले लिया जो उसके जैसा दिखता था। स्कूल के पहले दिन पूरा पार्किंग लॉट खचाखच भरा था, लेकिन फिर मुझे दिखा कॉर्नर में एक छोटा सा स्पॉट। धीरे धीरे मैंने अपनी कार पार्क करी प्रो फील करते हुए, लेकिन अचानक मुझे एक टक्कर की आवाज आई। मैंने कार को टक्कर मार दी और एक बड़ा सा डेंट हो गया था। मैं सदमे से निकल ही रही थी, सोच रही थी कितना खर्चा होगा कि एक लंबा सा लड़का आकर मेरे पास रुका। वाह, ये तो ग्रैंड कैनन जितना बड़ा लगता है। कमाल है। ताना मारने से कुछ नहीं होगा डूड। क्या तुम जानते हो कि ये कार किसकी है? जरा मैं देखता हूँ, लगता है ये मेरी है। और फिर उसने कार का डोर खोला और अपना बैकपैक अंदर डाल दिया। हैरानी से मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैंने उसकी इतनी महंगी कार को ठोकर मारी और उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मुझे माफ करना, ये पूरी मेरी गलती है। मैं सब ठीक कर दूंगी। कूल, ठीक करा दो इसे फिर। मैंने उसे कंफ्यूजन में देखा। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि उसकी कार ठीक करा सकूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो मेरे पास आया और कसम से उससे ऑरेंजेस की स्मेल आ रही थी। या फिर तुम मेरे साथ एक डेट पर चल सकती हो। सोच लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वैसे मेरा नाम केलब है। वो क्यूट तो था, लेकिन मैं उसे अभी मिली थी। मैंने बहुत सोचा उसे हाँ कहने से पहले, और बाद में पता लगा कि केलब तो बहुत अमीर था। उसके डैड एक $multi-million कंपनी के मालिक थे और स्कूल में हर किसी के पेरेंट्स उसके लिए काम करते थे। वो एक बहुत बड़े आदमी थे। केलब और मैं उसके बाद कई डेट्स पर गए और मैं उसे पसंद करने लगी। वो अच्छा लिसनर था, बहुत शरीफ था। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँ, एक सुपर क्यूट फैशन क्लोथिंग लाइन। काफी महत्वाकांक्षी हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम कर लोगी, ऐसा लगता है मुझे। 1 महीने बाद जब उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा तो उसने मेरी कार फूलों से भर दी और एक बड़ा सा टेडी बियर भी दिया। मैं तो खुश थी, लेकिन स्कूल की लड़कियाँ जलन से मर रही थीं। एक कपल के तौर पर हमारी पहली डेट पर केलब ने मुझे एक महंगा सा बैग दिया, मेरे नकली वाले का ओरिजिनल वर्जन। वाह, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें सबसे अच्छी चीज ही मिलनी चाहिए। केलब ने जोर दिया और मैं मना नहीं कर पाई। आखिरकार ये मेरा फेवरेट ब्रांड था। एक दिन स्कूल के बाद केलब ने मुझे अपने घर बुलाया, जहाँ पर वो अकेला रहता था। वो अपने प्राइवेट पूल में स्विम कर रहा था और मैं अपनी जर्नल में कुछ नई डिजाइन्स बना रही थी। कैसी है ये? बहुत अच्छे हैं। तुम जानती हो ना, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास हम दोनों को सपोर्ट करने के लिए बहुत पैसा है। जानती हूँ, पर ये मेरा सपना है और ये मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। जो तुम्हें अच्छा लगे करो लव, और हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस समर मैंने लोकल कम्युनिटी कॉलेज में बिजनेस क्लास लेने का फैसला किया और मैं वहाँ पर सबसे यंग लड़की थी, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वहाँ बिलोंग करती थी। प्रोफेसर की बातों पर मैं कंसंट्रेट करने में बिजी थी कि अचानक बीच में कोई बोल पड़ा। तो प्रोफेसर, आप ये सब अपने सक्सेसफुल बिजनेस की वजह से जानते हैं। पीछे मुड़कर देखा तो एक क्यूट सा लड़का बैठा हुआ था, आराम से टेक लगाकर पैरों को डेस्क के ऊपर रख के। एक्सक्यूज मी, बस बोल रहा हूँ, अगर आपको मार्केटिंग के बारे में पता होता तो आप टीचर नहीं बनते। थोड़ी देर तक उन दोनों में बहुत बहस हुई। मेरे प्रोफेसर तो गुस्से से लाल हुए जा रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसकी बदतमीजी पर यकीन नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन मानना तो पड़ेगा, पूरी तरह से गलत नहीं था वो। क्लास के बाद मैं कॉलेज के डाइनिंग हॉल में लंच करने के लिए गई। मैं अपने जर्नल में एक स्केच बना रही थी कि वो बदतमीज लड़का मेरे पीछे आके खड़ा हुआ। क्या ये एक यूनिकॉर्न के लिए बना है? एक्सक्यूज मी, अब क्या डिजाइनिंग में भी PhD कर ली तुमने? ये कोई डिजाइन है? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सुनो, मुझे नहीं पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तुम ऐसे इंसल्ट। इससे पहले मेरी बात खत्म हो, उसने अपना फोन निकालकर मुझे क्लोथिंग वेबसाइट दिखाई, सादी ब्लैक टी शर्ट से भरी हुई
और हर कोई $100 से भी ज्यादा की थी। ये है मेरा बिजनेस। ये बोरिंग ब्लैक टी शर्ट ये तो कहीं पे भी मिल जाएगी। कुछ एप्स खोलकर उसने मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाया और नंबर देखकर तो मैं चौंक ही गई। ये लड़का हजारों डॉलर्स कैसे कमा सकता है इतनी बोरिंग सी टी शर्ट्स बेचकर। मुझे समझ नहीं आता तुम ये क्लासेस ले क्यों रहे हो फिर? क्या कह सकता हूँ, मुझे सीखना पसंद है। तुम पागल हो। एक्चुअली मैं एरिक हूँ और तुम्हें बेहतर टीचर चाहिए, कोई ऐसा जिसे अच्छे पैसे कमाना आता हो, कोई लूजर प्रोफेसर नहीं। फिर लाइन काट कर वो मेरे आगे आ गया और मेन्यू की सबसे सस्ती चीज खरीदी। कुछ समय तक मैंने एरिक को ऐसे अवॉइड किया जैसे वो बीमारी हो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा काम उससे जुड़े, लेकिन जितना मैंने उसकी बिजनेस के बारे में जाना मैंने रियलाइज किया कि मुझे उसकी एक्सपर्टीज की जरूरत थी। वो तो सिर्फ बातें बनाकर टी शर्ट्स बेच सकता था। तो अगले हफ्ते मैंने अपना घमंड साइड में किया और उसे मुझे ट्यूटर करने के लिए कहा। लेकिन मुझे क्या पता था ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक निकलेगी। वो बहुत तेज बोलता था और मेरे सारे क्वेश्चंस पर हंसता था। उसने अपनी बिजनेस की कस्टमर सर्विस लाइन पर भी मुझे बिठा दिया ताकि मैं समझ सकूं बिजनेस कैसे चलता है। एरिक की शिकायत मैंने केलब से पूरा दिन करी। वो इतना बदतमीज और मतलबी है, समझ नहीं आता उसको झेलूं कैसे। तो उसकी क्लासेस छोड़ दो। नहीं कर सकती ना, वो अपने काम में काफी अच्छा है और मैं उससे वाकई बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो फिर उसके बर्ताव पर ध्यान मत दो। वैसे भी मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम खुश हो जाओगी। मैं चाहता हूँ तुम मेरे पेरेंट्स से मिलो। मैं हैरान रह गई। मैंने बस उसके डैड को या तो बिलबोर्ड्स या फिर टीवी कमर्शियल्स में देखा था। नर्वस हो ये कहना बहुत कम होगा। अगले हफ्ते हम उनसे एक बहुत महंगे से इटालियन रेस्टोरेंट में मिले। उसके डैड खड़े हुए मेरा हाथ मिलाने के लिए, लेकिन उनके पीछे मैंने देखा बैठा हुआ था मेरा ट्यूटर उसी टेबल पर उनके साथ। तुम एमा होंगी, काफी तारीफें सुनी है तुम्हारी हमने। मैं तभी केलब ने भी एरिक को देखा और वो गुस्सा लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो भी नहीं कहोगे क्या भाई? भाई? कंफ्यूजन से मेरा सर चकराने लगा था। एरिक और केलब भाई थे? केलब तो लड़ने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन उनके डैड बीच में आ गए। मैंने उसे इनवाइट किया है बेटा, वो अभी भी हमारा परिवार है। केलब बैठ गया, लेकिन मैं अभी भी शॉक में थी। और उससे भी बुरा पता है क्या? एरिक ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो मुझसे कभी मिला ही ना हो। केलब के पेरेंट्स ने बहुत सारी टेस्टी चीजें ऑर्डर करी, लेकिन किसी को भी खाने की मेरे पेट में जगह नहीं थी। डिनर के बाद केलब मुझे सीधा घर ले गया और गुस्से में चला गया गुड बाय कहे बिना। हमारे अगले ट्यूटरिंग सेशन में मैं अब भी गुस्सा थी और एरिक मेरे पास आया। तुमने अपने परिवार के बारे में बताया क्यों नहीं? तुमने कभी पूछा नहीं। वैसे भी हमारी कुछ खास बनती नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे बॉयफ्रेंड के भाई हो और तुम। हाँ, ये तो बुरा हुआ, तुम उसके टाइप की नहीं हो। सच कहूँ तो पॉइंट वो नहीं है, मैं इससे डील नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। रुको एमा, माफ करना, मैंने बदतमीजी की। मैं शांत हो गई और एरिक ने मुझे बताया कि वो अपने परिवार से 2 साल से बिछड़ा हुआ है क्योंकि वो अपने पापा का बिजनेस नहीं अपनाना चाहता था। उसने क्लोथिंग लाइन इसलिए शुरू करी ताकि वो उनको ये साबित कर सके कि उनकी मदद के बिना भी वो कुछ कर सकता है। उसकी बात समझ सकती थी मैं भी अपनी क्लोथिंग लाइन के सपने को पूरा करना चाहती थी, जबकि केलब इससे राजी नहीं था। जब मैंने एरिक को बताया तो वो हंसा नहीं बल्कि इम्प्रेस हुआ। अपना कंप्यूटर निकालो, आज तुम एक वेबसाइट बनाओगी। एरिक ने मुझे एक अच्छी सी वेबसाइट बनाना सिखाया। हमेशा की तरह वो बहुत तेज बोल रहा था और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने हमारे लैपटॉप में उसका हंसते हुए रिफ्लेक्शन देखा तो वो मुझे अलग लगा, लगभग अट्रैक्टिव। होश में आओ एमा, वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का भाई है। मेरी वेबसाइट अच्छी थी, लेकिन पहले कुछ दिन मुझे कुछ खास ऑर्डर्स नहीं मिले, लेकिन उम्मीद ना हारते हुए मैंने अपनी स्केचिंग और अपने ब्रांड को बढ़ाना जारी रखा। मैंने दिन रात उस पर काम किया और एक रात मुझे केलब का कॉल आया और वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बात करनी है? नहीं, जाने दो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। केलब ने बताया कि उसने मेरा नाम एक फैशन शो में डाला था नए डिजाइनर्स के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ओह, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे करना चाहिए और करूँगा भी। मैंने तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करने का फैसला किया है। वो थैंक यू। उस दिन मैं खुशी से नहीं समा रही थी, लेकिन जब मैंने एरिक को बताया तो वो इतना खुश नहीं लगा था। ये तो बस एक छोटा सा शो है। हाँ, पर मेरे लिए तो बड़ा है और शायद इसके बाद मुझे आखिर कुछ कस्टमर्स ही मिल जाएं। तुम्हें भी आना पड़ेगा शो पर, आओगे ना? तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? वेल, तुमने मेरी यहाँ तक पहुँचने में मदद की है, नहीं इनवाइट करना तो रूड होगा। जब वो दिन आया तो मैंने ऑडियंस को कर्टन के पीछे से देखा और मैं हैरान रह गई एरिक को पीछे की सीट पर बैठा देख। मैं खुश थी कि वो आया, खुद ज्यादा ही खुश थी। जब मेरी मॉडल्स रेडी हो गयी तो रैंप पर कैट वॉक करते हुए मेरी डिजाइन्स पहनकर चली। हैरानी की बात है कि ऑडियंस को ये बहुत पसंद आया।
आखिरी मॉडल के साथ मैं भी आकर दर्शकों से मिली और केलब की बाहों में कूद पड़ी। उसके पीछे एरिक खड़ा होकर देख रहा था और वो चिढ़ा हुआ लग रहा था। जब तक मैं रूम के एंड तक पहुंची, एरिक जा चुका था। शो की वजह से मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लगे और सेलिब्रेट करने के लिए केलब ने मुझे अपने घर बुलाया। मेरा भाई होगा वहाँ, माफ करना। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? वो एक जर्क है। मेरे पापा के बिजनेस के लिए तो कोई कत्ल भी कर दे, लेकिन वो अपनी ही धुन में रहता है। जाने दो, उसका ही नुकसान है। बिजनेस अब मुझे ही मिलेगा। केलब की बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। हम उसके मैंशन पहुँचे और पहुँचते ही मेरी नजरें एरिक को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। पार्टी शुरू तो हो गई थी और बीच में ही एरिक आया एक लड़की के साथ। शायद मुझे मिस नहीं किया। मॉम, डैड, ये है एंजेलिका। मेरा दिल बैठ गया। आखिर एरिक की गर्लफ्रेंड कब से बन गई? और लोगों के चेहरे देखकर लग रहा था कि उनका भी यही सवाल है। एंजेलिका एक मॉडल है न्यूयॉर्क से। इसका खुद का एक ब्यूटी ब्रांड है। जितना मैं उन्हें बात करते देखती, मुझे उतना ही बुरा लगता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतना फर्क पड़ क्यों रहा है। केलब को फर्क पड़ रहा था, लेकिन किसी और ही रीजन से। यही आदत है तुम्हारी, डैड को बिना पूछे लोगों को इनवाइट करना। माफ करना, मैं तुम्हारे जैसा अच्छा बच्चा नहीं हूँ। अचानक केलब के डैड बहुत गुस्सा हो गए और उससे डरकर एरिक की डेट वहाँ से जाने लगी। बहुत हुआ एरिक, अगर तुम्हें इस परिवार का हिस्सा नहीं बनना तो दूर रहो। खुशी से फादर, खुशी से। और फिर वो पार्टी से चला गया। पता नहीं क्यों मैं उसके पीछे भागी। एरिक रुको, उनका ये मतलब नहीं होगा। तुम उन्हें बस हफ्तों से जानती हो और तुम अब एक्सपर्ट हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे दर्द दिखा। वो चाहे कितना भी छुपा ले। तुम परवाह करते हो, ऐसे नाटक करते हो कि परवाह नहीं पर करते हो। उसके चेहरे पर इतनी टेंशन थी, मुझे लगा था फूट पड़ेगा, लेकिन उसने बस मुंह फेर लिया। अकेला छोड़ दो मुझे। सुनो, मुझे बस। मैं उसके पीछे भागी, लेकिन अचानक मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं फुटपाथ से टकराकर नीचे गिर गई। जब मैं उठी तो देखा मेरी एड़ी में मोच आ गई थी और एरिक ने मुझे गोद में उठा लिया। जब वो मुझे ले जा रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे उससे प्यार होने लगा। मैं जानती थी ये गलत था, मैं केलब के साथ थी, लेकिन एरिक उससे कहीं ज्यादा दयालु और मददगार था और थोड़ा बहुत जर्क भी। लेकिन मुझे जब जरूरत हो वो हमेशा आता था। उस दिन के बाद मैंने एरिक से दूरी बनाने का फैसला लिया। केलब मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती थी। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस को बेहतर करने में लगा दिया और एक दिन अचानक मेरा बिजनेस पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मुझे तो इन्वेस्टिगेशन करना था, तो मैं ऑनलाइन गई और थोड़ी जांच पड़ताल करी और मुझे पता चला कि इस सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि एरिक की वेबसाइट थी, जहां उसने मुझे प्रमोट किया था। और तो और उसने मुझे एक ईमेल भी लिखी थी। मैं जानता हूँ तुम्हें फ्री की चीजें नहीं चाहिए, लेकिन हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ रहना चाहिए। एक्स्ट्रा प्राइस के मजे लो। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, तुम डिजर्व करती हो। सिंसियरली, तुम्हारा ट्यूटर। मैं उसे मिलकर उसे थैंक्स कहना चाहती थी, लेकिन केलब ने मुझे बताया कि वो आज ही देश छोड़कर इंग्लैंड जा रहा है, वहाँ पर अपने एक नया स्टोर खोलने के लिए। जान छूटी। तुम्हारा भाई हमेशा के लिए जा रहा है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हें इतनी क्यों परवाह है? मुझे नहीं है, मैं बस। रुको, ये मत कहना कि तुम्हें मेरे भाई से प्यार हो गया है ना? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, केलब चिल्लाने लगा। मेरे तुम्हारे स्टम्प से बिजनेस को सपोर्ट करने के बाद भी तुमने मुझ पर चीट किया, वो भी मेरे भाई के साथ। केलब, मैंने तुम पर चीट नहीं किया है। ये तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। डैड तुम्हारे बारे में सही थे, तुमने कोई क्लास नहीं है। और चुप रहो, तुम बहुत बुरे हो केलब। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोचते हो, पर अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। और तुम जानते हो क्या, तुम भाड़ में जाओ, हमारा हो गया। केलब के बर्ताव पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था और उस दिन के बाद मैंने उसकी सारी निशानियां मिटा दी। मैंने एरिक को कई बार कॉल करने की कोशिश करी, पर उसने कभी जवाब नहीं दिया। तो शायद वो किस्सा भी खत्म। कुछ महीनों बाद मैंने शहर में एक पॉपुलर बुटीक खोला और एरिक का नोट अपने रजिस्टर के नीचे रखती थी। जितना हो सके उसको अपने दिमाग से दूर ही रखती थी और अपने ऑफिस को अपने पेरेंट्स की सेल्फी से सजा दिया, जो वेकेशन एंजॉय कर रहे थे ग्रीस में। एक रात जब मैं बुटीक बंद ही करने वाली थी, मुझे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। क्या ये लड़कों के लिए मिलता है? एरिक! मैंने भागकर उससे गले लगा लिया। इस रिएक्शन के लिए जी सकता हूँ मैं। अब बताओ कि इसका बड़ा साइज मिलेगा क्या? इंग्लैंड में कुछ ज्यादा ही बर्गर्स खाली है। मैंने उससे वो शर्ट ले ली और बैकरूम में जाकर बड़ा साइज निकाला जिसे वो पहन सके। उसने भी मुझे अपनी महंगी सी टी शर्ट पहनने के लिए दी। कैसी लगी? एक यूनिकॉर्न जैसा फील हो रहा है। तुम्हें कैसी लगी? ओह यू नो, लग रहा है बोरिंग सी ब्लैक टी शर्ट पहनी है। हंसते हुए उसने मुझे पकड़ा और हमने किस किया।